नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने कक्षा 12 में 2 अध्याय जो कि है अध्याय 9 और अध्याय 12 शायद नहीं पढ़ पाया है क्योंकि उसके वीडियो अभी उपलब्ध नहीं थे। तो कोशिश करते हैं जल्द से जल्द इसको ख़त्म करते हैं। अध्याय 9 कक्षा 12 का हम आपको बताएंगे। कक्षा 11 के जो भी वीडियो है अभी रोके जाएंगे जब तक ये 2 चैप्टर्स अध्याय 12 के कंप्लीट नहीं हो जाते। तब तक आप लोग कक्षा 11 वाले छात्रों से निवेदन है कि आप जो पहले पुराने जो वीडियो पढ़े हुए हैं उन्हें आप पढ़ें। अध्याय 9 कक्षा 12 में जो कि है खाद्य उत्पादन की वृद्धि की कार्यनीति। देखिए, इस अध्याय में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले हम ये समझते हैं। इस अध्याय में हमें यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। क्या रीज़न है कि हम खाद्य उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, चलिए समझते हैं। पूरे विश्व का कुल क्षेत्रफल जितना भी है उसका सिर्फ 2.4% क्षेत्रफल भारत में आता है। यानी भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और विश्व की समस्त आबादी का अकेले 17% आबादी भारत में है। और आपको पता ही है कि भारत जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान ग्रहण किए है। यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश में, भारत में। सबसे पहले स्थान पर चीन है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना एक चैलेंज होता है। तो इसमें क्या किया जाए कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो, जिससे हर व्यक्ति को उच्च गुणवत्ता और पोषण युक्त भोज्य पदार्थ प्राप्त हो सके। यही इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि क्या क्या हम चीज़ें अपनाते हैं जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम पशुओं से भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, मांस, अंडा और दूध वगैरह। तो उनमें भी ये चीज़ें लागू होती हैं कि कैसे हम उन्हें और अच्छी गुणवत्ता वाले बनाएं। यह भी आपको इसी अध्याय में बताया जाएगा। यानी पशु कर्म यानी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया जाएगा। खाद्य उत्पादन में आपको पादप प्रजनन के बारे में बताया जाएगा कि क्या हम चीज़ें अपनाते हैं जिससे पौधे की उच्च गुणवत्ता प्राप्त होती है। ये भारत की समस्या नहीं, समस्त विश्व की समस्या है। जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, अगर खाद्य उत्पादन में वृद्धि ना हो तो लोगों तक भोजन नहीं पहुंचेगा। और इसके दुष्परिणाम बहुत सारे होते हैं, जिसमें आप हाल ही में देख रहे हैं चाइना जो सबसे टॉप पर है, फर्स्ट नंबर पे आता है, जहाँ पर आबादी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या विश्व की चीन देश में पाई जाती है। अब वहाँ पर यही देखिए, भोजन की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती तो वो तरह तरह के मांस खाते हैं। चमगादड़ तक को तो छोड़े नहीं उन्होंने। तो ऐसा हल हो सकता है, या तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित की जाए या तो खाद्य उत्पादन को बढ़ाया जाए। तो जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना इतना आसान टास्क नहीं होता है। तो हम खाद्य उत्पादन की वृद्धि के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। अभी ये मैंने आपको बताया कि रीज़न क्या है खाद्य उत्पादन की वृद्धि को हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि खाद्य उत्पादन की वृद्धि कैसे होती है, हम खाद्य उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या तकनीक होती हैं जिनसे हम खाद्य उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9 जो कि है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, इन्हांसमेंट ऑफ इन फूड प्रोडक्शन। सबसे पहला टॉपिक आता है, ये तो मैंने बता दिया कि इसमें पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है। अब हम टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग। मैंने आपको बताया उच्च गुणवत्ता युक्त पौधों की उत्पादन करना ही मुख्य लक्ष्य है पादप प्रजनन का। पादप प्रजनन क्या होता है? बहुत सारी तकनीक जिससे हम अच्छे से अच्छे पौधे को विकसित कर सकें, पादप प्रजनन के अंतर्गत आता है। जितने भी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ऐसे पौधे को बनाने में जो सुपीरियर हो, उससे उत्पन्न बीज अच्छी गुणवत्ता का हो, उससे उत्पन्न होने वाला फल अच्छी गुणवत्ता का हो, यानी उसमें सारे विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, ये सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हो। हम ऐसे उच्च गुणवत्ता युक्त पौधे को उत्पन्न कर पाएँ, ये पादप प्रजनन का उद्देश्य है। और कर पाना ही पादप प्रजनन कहलाता है। तो पादप प्रजनन विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान की एक अप्लाइड शाखा है। अप्लाइड शाखा का मतलब होता है जिस पर हम वर्क करते हैं डायरेक्टली, हम अप्लाई करते हैं उस चीज़ को, तो ये अप्लाइड शाखा है।
जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की उन्नति से संबंधित हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण यानी मानव जीवन से आर्थिक रूप से कि क्या उसे लाभ प्राप्त होगा, उससे संबंधित पौधे को उत्पन्न किया जाता है। पादप प्रजनन ऐच्छिक रूप से पादप जातियों में किए गए परिवर्तनों से संबंधित है। यानी हम चाह लें अगर, तो मनुष्य कुछ भी चाह लेता तो उसके लिए पॉसिबल हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉसिबल अभी हैं, लेकिन वो भी पॉसिबल हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि अगर किसी पौधे में कीट ना लगे, क्योंकि कीट उस पौधे की गुणवत्ता खराब कर देते हैं, उसकी उत्पादन क्षमता को भी कम कर देते हैं। तो हम अगर ऐसा चाहें तो हम ऐसा बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम कर सकते हैं और करते भी हैं और किए गए भी हैं। तो यही सब जो कराना है इसी को हम पादप प्रजनन कहते हैं। यानी ऐच्छिक रूप से पादप जातियों में किए गए परिवर्तनों से संबंधित है। इन परिवर्तनों के द्वारा ऐसे वांछित पौधे का मतलब जो हम चाहते हैं उसमें वो चीज़ हो जाए, उत्पन्न किए जाते हैं, जो कृषि हेतु उपयुक्त, अधिक पैदावार वाले, रोग प्रतिरोधी, प्रतिकूल वातावरण के प्रति प्रतिरोधक हो। मेन टारगेट क्या है? मेन टारगेट है कि कृषि हेतु उपयुक्त हो। ऐसा नहीं कि बेफालतू में हम उसे उगा दे खेतों में और उसका कोई मतलब ही ना रहे। कृषि हेतु उपयुक्त हो, अधिक पैदावार वाले हों। यानी अगर 1 बीघा ज़मीन पर मान लो 1 टन गेहूँ उगता था, तो हम अधिक पैदावार वाला पौधा विकसित करें जो 1 बीघा ज़मीन में 1 टन की जगह 10 टन गेहूँ उत्पन्न करे। रोग प्रतिरोधी हो। ऐसा ना हो कि वो पौधा जब तक वो पैदावार हो रहा है उससे पहले उसमें रोग लग जाए और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाए। रोग प्रतिरोधी हो, क्योंकि बहुत सारे रोग पौधों में भी होते हैं जो पौधे की उत्पादन क्षमता को एकदम नष्ट कर देते हैं, खराब। हमने जो पौधा लगाया 1 बीघा में कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ। रोग प्रतिरोधक होगी तो उसमें उत्पादक होगा, कोई रोग उसे कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। प्रतिकूल वातावरण के प्रति भी प्रतिरोधी हो। ऐसा ना हो कि बहुत अधिक नमी की कंडीशन में वो उगे ही ना, बहुत तेज़ तापमान अगर है, धूप बहुत तेज़ है तो वो नष्ट हो जाए। तो ये प्रतिकूल वातावरण के प्रति प्रतिरोधक शब्द का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि अगर मान लो कि कोई पौधा है उसे अनुकूल मौसम में ही उगना है तो वो अनुकूल मौसम में उगेगा। हम चाहें कि इस पौधे को ऐसा क्या कर दें कि ये प्रतिकूल मौसम में भी उगने लगे। तो ये परिवर्तन पादप प्रजनन के अंतर्गत आता है, ऐसा किया भी गया है। पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य हम समझेंगे। देखिए, उद्देश्य में बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम फसल की गुणवत्ता को बढ़ा दें, यानी किसी भी जो फल है उसके बीज को हम सुपीरियर कर दें, अच्छी गुणवत्ता वाला कर दें। उसमें जो फल उगते हैं उसमें अच्छी गुणवत्ता का कर दें, उसका आकार बड़ा हो, आकृति अच्छी हो, उच्च उत्पादकता हम कर दें। किसी भी पौधे में जो मैंने बताया 1 बीघा ज़मीन पर अगर 1 टन गेहूँ उग रहा है तो हम ऐसा कुछ कर दें, ऐसी गेहूँ की प्रजाति बना दें जो 1 बीघा ज़मीन पर 10 टन गेहूँ का उत्पादन करें। विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कुछ विषाक्त पदार्थ भी बनते हैं, हम ऐसा कुछ करें कि वो विषाक्त पदार्थ ना बने। जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता, यानी ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिन पर जैविक कारक जैसे कीट मकोड़े ये सब लगते हैं, तो हम ऐसे कुछ पौधे उत्पादन करें जो उन कीट मकोड़ों से उनकी सुरक्षा कर सकें। ऐसा किया गया है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। अध्याय 12 जो नहीं पढ़ाए हैं उसमें भी ये आएगा। अध्याय 11 में पढ़ाए हैं। बीटी कॉटन आपने सुना होगा, बीटी कपास, जो समान कपास का पौधा होता था। कपास जानते हैं ना, रुई, जिससे बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती, कपड़े वगैरह उसी से बनते हैं। हमारे जो शर्ट है ये भी रुई से ही बना है। तो रुई का जो पौधा होता है उसका जो फल होता है, जब फल फूटता है तो उसमें से रुई निकलता है बहुत सारे गुच्छे के रूप में। उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो जो सामान्य कपास का पौधा होता है उसमें पुष्प खिलने से पहले ही उसके अंदर कीड़ा घुस जाता है और कीड़ा सभी कपास को खा डालता है। तो जब सब कपास को खा डालेगा तो कपास की उत्पादन नहीं हो पाती। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो वैज्ञानिकों ने इसका एक इजाद निकाला। एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis में एक ऐसा जीन पाया गया जिससे एक विष प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसे हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन जब उस कीट में जाता है तो उस कीट के लिए विषाक्त का काम करता है, यानी विष का काम करता है। कीट तुरंत उस प्रोटीन के खाते ही मर जाता है। तो पहले ऐसा किया गया
कि सभी कपास के पौधों पर वो बीटी यानी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का छिड़काव किया गया, तो उससे कुछ समय तक प्रतिरोधकता हुई। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने इजाद ऐसा निकाला कि क्यों ना उस बैक्टीरिया से उस जीन को ही निकाल के पौधे में इंजेक्ट कर दें, जिससे वो जीन पौधे में पहुंचकर क्राई प्रोटीन का निर्माण करने लगे। और जैसे ही अब जब क्राई प्रोटीन का निर्माण होने लगेगा तो पौधे के समस्त भाग में होगा, तो कॉटन में भी होगा। जैसे ही थोड़ा सा भी कॉटन खाएगा कीड़ा मर जाएगा, लेकिन वो विष हमारे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। तो ऐसा किया गया और इससे तैयार हुआ एक ऐसा पौधा, ऐसा कपास का पौधा जिसमें वो प्रोटीन बनने लगा। अब कोई भी कीड़ा उसमें जाएगा तो ज़्यादा समय तक हो रहा नहीं सकता, यानी कीट प्रतिरोधी हो गया वो। तो चूंकि ऐसे पौधे को हमने आनुवांशिक तरीके से बनाया, किसी बैक्टीरिया के जीन को निकालकर उस प्लांट में इंजेक्ट किया है, तो इस वजह से हम इसे आनुवांशिक रूपांतरित फसल कहते हैं। और इसके नाम के आगे हम उस बैक्टीरिया का नाम डाल देते हैं जिससे हम उस जीन को निकालकर डाले हैं, जिससे इसका नाम हो जाता है बीटी कपास। बीटी का मतलब बैसिलस, टी का मतलब thuringiensis। चूंकि इसी बैक्टीरिया का जीन निकालकर उसमें ट्रांसफर किया गया है और उसी के द्वारा उस कपास के पौधे में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, जो उस कीट को नष्ट करने में सहायता करता है। और डिटेल आपको कक्षा 11 में बताया गया है, और डिटेल आपको कक्षा 12 में भी बताया जाएगा। कक्षा 12 के अध्याय 11 में बताया गया है और अध्याय 12 में आपको और बताया जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था जिसमें कीट से प्रतिरोधकता के लिए हमने क्या किया, एक ऐसा पौधा बनाया। ये सारे उद्देश्य हैं पादप प्रजनन के, जिसमें से आइए समझते हैं। सबसे पहले तो पादप प्रजनन का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। तो पादप प्रजनन वह तकनीक है, समस्त तकनीक, जिसके द्वारा पौधे के आनुवंशिक लक्षणों में सुधार कर, यानी उसका आनुवंशिक लक्षण यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। हम ऐसा अगर करें कि अगर एक एक पौधे पर काम करने लगें तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। हम एक पौधे को जाल से सुरक्षित कर दें कि इस पर कीड़ा ना लगे, तो ये सही तरीका नहीं है। हम कुछ ऐसा करें कि खुद ब खुद वो पौधा कीट प्रतिरोधक हो, विषाक्त प्रतिरोधक हो, तो उसके लिए हम उसके आनुवंशिक पदार्थ को टारगेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? आनुवंशिक पदार्थ को ही हम क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि आपको एक एग्जांपल के तरीके से बताता हूँ। हमारा पूरा शरीर, नाक, कान, आँख, जो भी चीज़ें हैं, शरीर का कोई भी हिस्सा जो भी बनना है, ये डीएनए तय करता है। डीएनए के पास समस्त प्रकार के जीन होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारी उंगली की लंबाई इतनी होनी है तो इतनी होगी, अगर इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ी आ गई तो इतनी लंबी हो जाएगी। तो जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होता है वैसा ही शरीर बनता है। उसी तरीके से पौधे में भी होता है। पौधे में जिस प्रकार का डीएनए पाया जाता है वो उसी प्रकार का पौधा उसे विकसित करता है। हम चाहें तो उस डीएनए के सीक्वेंस में चेंज कर सकते हैं, और चेंज अगर करते हैं तो वो चेंज उस पौधे के शरीर पर भी पड़ेगा। यानी अगर हम चाहें कि एक टहनी और निकल जाए तो ऐसा जीन हम उसमें जाकर इंजेक्ट कर दें उस पौधे में, तो वो डीएनए क्या करेगा, एक टहनी और एक्स्ट्रा निकालने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी को जब हम किसी भी जीव के डीएनए पर कोई कार्य करते हैं तो वो आनुवंशिक कहलाता है। तो पौधों के आनुवंशिक लक्षणों में सुधार करना और इनका प्रयोग मानव जाति के आर्थिक लाभ हेतु करना क्या कहलाता है? पादप प्रजनन। देखिए, पौधों के आनुवंशिक लक्षणों की बात की गई है, जंतुओं के नहीं, इसीलिए यहाँ पर पादप प्रजनन में पादप के आनुवंशिक लक्षणों का शब्द यूज किया गया है। यानी पादप प्रजनन क्या है? तो आप बता सकते हैं पादप प्रजनन वह तकनीक है जिसमें पादपों के आनुवंशिक लक्षणों में सुधार कर इनका प्रयोग मानव जाति के आर्थिक लाभ हेतु किया जा सकता है। पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हैं? तो मैंने बताया पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है फसल सुधार, यानी क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो, फसल अच्छे से अच्छे गुणवत्ता का हो। ऐसा ना आप, ये जो समय है इस समय में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता अपने खेत में कि मान लो 10-12 बीघा खेत है, उसमें हम कोई भी फसल उगाना चाहें उगा दें। तो ये एक्सपेरिमेंट कोई नहीं करना चाहता। सब चाहते हैं कि हमें जो फसल उगाना वो अच्छी गुणवत्ता का हो, हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिले। तो इसी को फसल सुधार कहा जाता है, जिससे फसल अधिक लाभकारी सिद्ध हो सके। पादप प्रजनन के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है दिया गया है। पहला, फसल की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ क्रॉप।
प्रत्येक फसल की गुणवत्ता अलग अलग होती है। जैसे गेहूं में दाने का आकार हो गया, उसकी रंग, उसकी मोटाई, इसी के आधार पर आप लोग भी मार्केट में खरीदते हो, उठा के देखते हो हाथ में कि कैसा वो दिख रहा है, चमकीला है, उसके दाने मोटे हैं, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ये उद्देश्य होता है कि गेहूं के दाने अच्छे आकार के हों, उनके रंग अच्छे हों, उनकी मोटाई अच्छी हो, फलों का रंग अच्छा हो, उनका आकार अच्छा हो, सब्जियों का पोषण गुण यानी उसमें मिनरल्स अच्छे हों। अब ये तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन ये हम बना सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से कि ऐसा सब्जी बनाएं जिसमें पोषण गुणवत्ता अधिक से अधिक हो। कोई भी सब्जी हो, टमाटर, भिंडी, कुछ भी हो, उसमें खनिज पदार्थ अच्छे मात्रा में हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, दालों में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, ऐसे दाल विकसित किए जा सकते हैं। कपास में रेशों की लंबाई अधिक से अधिक हो, मजबूत हो। ये सारी पादप प्रजनन के उद्देश्य होते हैं कि हमें कपास के रेशों की लंबाई अच्छी रखनी है, उनमें मजबूती रखनी है, हमें ऐसा पौधा कपास का तैयार करना है। ये पादप प्रजनन का उद्देश्य है। चावल पकाने और स्वाद में उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, ये उद्देश्य है गुणवत्ता के रूप में। उत्पादकता तो कोई भी नहीं चाहेगा कि कम से कम उत्पादन हो, हर किसी को उच्च गुणवत्ता युक्त ही फसल उगाना है, तो ये भी टारगेट होता है। यानी पादप प्रजनन का प्रमुख उद्देश्य फसलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। अनाज उत्पादकता हो, यानी अनाज वाले जो फसलें हैं उनकी उत्पादन क्षमता अधिक हो। ऐसे बीज जिनसे तेल उत्पादन की जाती है, जैसे सरसों, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। ऐसा ना हो कि ऐसा बीज उत्पन्न हो जाए जिससे तेल ही ना निकले, तो पौधे का उत्पादन करना बेकार हो गया। तो हमें ऐसे सरसों को उगाना है जिसमें तेल की उत्पादकता अधिक से अधिक हो। ऐसे कपास का उत्पादन करना जिसमें रेशों की उत्पादकता अच्छी हो, गन्ने की उत्पादकता अच्छी हो। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गन्ने होते हैं जिनसे रस ही नहीं निकलता, तो ऐसे गन्ने के उत्पादन करना जिनसे अधिक से अधिक मात्रा में रस उत्पादन हो। फसलों की उत्पादन क्षमता में यह सुधार। उच्च उत्पादक प्रजातियों, देखिए ये जो उत्पादन क्षमता का सुधार है वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, उच्च उत्पादक प्रजाति का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, या संकरण प्रजातियों का प्रयोग करके किया जा सकता है। संकरण यानी हाइब्रिड जो होते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं जिनमें उत्पादन की क्षमता अधिक हो। या तो नेचुरल तरीके से हम यूज कर लें कि एक ऐसा पौधा जो अधिक से अधिक उत्पादन क्षमता रखता है, अगर हम उसे उगाना चाहें तो उसे उगाएं, नहीं तो जो वैज्ञानिकों ने संकरण द्वारा तैयार किया गया है उसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए कार्य करने वाले बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं हमारे देश में, जिसमें सबसे पहला आता है कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में है। आदि अनेक संस्थानों ने गेहूं की लगभग 600 नई प्रजातियां विकसित की हैं। इनमें से जो मुख्य हैं गेहूं की, वह कल्याण सोना 227, सोनारा 64, NP4, NP52 आदि अनेक प्रजातियां हैं। अब यहाँ पर आपको याद क्या करना है, याद तो आपको संपूर्ण करना है। पूछा जा सकता है कि पादप प्रजनन के उद्देश्य बताइए, पूछे गया भी है बोर्ड में, लेकिन अगर आप कंपटीशन बेसिस पे देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल्याण सोना किसकी जाति है या किसकी प्रजाति है, चावल की, गेहूं की, दाल की, तो आप क्या बताएंगे, गेहूं की, ठीक है, गेहूं की प्रजाति है कल्याण सोना। इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोनारा 64, ये और सारे मुमकिन है कि पूछे जाए, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कल्याण सोना इंपॉर्टेंट है, सोनारा भी इंपॉर्टेंट है। विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता हो, हमने आपको बताया बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे सरसों में भी ऐसे अम्ल बनते हैं जो मनुष्य के लिए, हृदय के लिए सही नहीं होते हैं। तो हम ऐसे पौधे को उत्पादन करें जिनमें वो अम्ल ना बने, तो ऐसा भी किया जा सकता है आनुवांशिक हेरफेर करके। पादप प्रजनन का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य पादप प्रजातियों में विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करना होता है, यानी इसमें विषाक्त पदार्थ ना बने, हम ऐसा कुछ कर दें, मानव जाति के प्रयोग हेतु सुरक्षित हो सके। ठीक, उदाहरण क्या है, खेसरी से न्यूरोटॉक्सिन को पृथक करना। खेसरी एक ऐसा पौधा जिनमें न्यूरोटॉक्सिन बनता है, ऐसा हम पौधा उत्पन्न करें जिसमें न्यूरोटॉक्सिन ना बने, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन शरीर के निचले भागों में लकवा यानी पैरालिसिस उत्पन्न करता है।
यानी निचले भागों में पैरालिसिस उत्पन्न करता है। जो पैरालिसिस एक ऐसा रोग है जिसमें वो अंग कार्य करना बंद कर देता है, हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होता। यानी अगर इस हाथ में कुछ हो जाता है तो हम इसको ऐच्छिक रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते। तो पादपों से विषाक्त पदार्थों के पृथक्करण तथा पादपों की पोषण गुणवत्ता में भी सुधार होता है। नेक्स्ट आता है जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता। मैंने आपको बताया कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन पर जैविक कारक काफ़ी प्रभाव डालते हैं। जैसे मैंने आपको कपास के बारे में बताया, कपास का पुष्प खिलते से पहले ही कीट उसे खा डालते हैं, तो उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। ऐसा हम क्या करें कि कीट उसे ना खाए, तो ये क्या कहलाता है, जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता। और ऐसा हमने किया भी है पीटी कपास में। तो हर वर्ष अनेक प्रकार के कीट फसलों में रोग उत्पन्न कर भारी मात्रा में फसलों को हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार के नुकसान को कम करने का एकमात्र साधन फसलों को आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी बनाना है। आनुवंशिक रूप से, यानी आनुवंशिक रूप में किया गया सुधार हमेशा के लिए हो जाएगा, हमें फिर उसमें कोई काम नहीं करना है। जीन पूल में उपस्थित प्रतिरोधी दाता जनकों का प्रयोग कर इस प्रकार की प्रतिरोधी प्रजातियां विकसित की जाती हैं। जीन पूल क्या होता है? आबादी में उपस्थित समस्त प्रकार के जीन को ही हम जीन पूल कहते हैं। जो जीन जिसके लिए सूटेबल होता है वो उसमें ट्रांसफ़र कर दें, यही तरीका होता है हम किसी भी जाति को प्रतिरोधक बनाने के लिए। बस ये हो गया इतने पादप प्रजनन के इतने उद्देश्य, जिसमें 4 आपको बताया गया जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है प्रसुप्ति यानी डॉर्मेंसी। पादप प्रजनन का एक अन्य उद्देश्य प्रसुप्ति को लाना है, प्रसुप्ति को दूर करना नहीं है। प्रसुप्ति क्या होता है पहले ये समझते हैं। डॉर्मेंसी, बीज प्रसुप्तता यानी सीड डॉर्मेंसी। कोई भी बीज तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक उसके अनुसार आसपास का वातावरण अनुकूल ना हो। जैसे चना अगर आप ले लीजिए, चने को आप टीन के डिब्बे में रखते हैं घर पे, वो अंकुरित उसमें नहीं होता। लेकिन वही चना उठाकर आप पानी में भिगो दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए, 1 रात 2 रात हो जाए, उसके बाद देखिए वो अंकुरित होने लगता है, उसमें से शाखाएं निकलने लगती हैं। तो जब उस बीज को आसपास का वातावरण अनुकूल मिलेगा तो ही वो अंकुरित होता है, अन्यथा वो अंकुरित नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे फसल हैं जैसे गेहूं है और मूंग है, उसमें अगर जरा सा भी अनुकूल मौसम मिला तो वो अंकुरित हो जाता है। मतलब कि प्रसुप्तता नहीं पाई जाती, बीजों में प्रसुप्तता नहीं पाई जाती। जरा सा भी जल मिला, जल ग्रहण करके वो प्रसुप्त हो जाते हैं। तो जैसे मूंग है, गेहूं है आदि में, इनकी जो फसल है वो पकने के समय बरसात हो जाता है। जानते ही हैं गेहूं जब फसल लगती है तो बरसात अक्सर हो जाता है, तो गेहूं बर्बाद हो जाता है, आपने सुना भी होगा। तो बरसात हो जाने से इसका जो बीज होता है उसके फली में ही अंकुरित हो जाता है। अब अंकुरित हो गया तो वो बीज खराब हो गया ना, तो क्योंकि इनमें प्रसुप्ति नहीं पाई जाती। प्रसुप्ति का मतलब कि जब तक पूर्ण अनुकूल ना मिले, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जल, ये सब ना मिले, तब तक बीज अंकुरित नहीं होता। अब ये सिर्फ जल की उपस्थिति में ही अंकुरित हो जाते हैं क्योंकि इनमें प्रसुप्तता नहीं पाई जाती। तो ऐसे मूंग और गेहूं के ऐसे फसल को उत्पादन करना जिनमें इनके बीजों में प्रसुप्ति हो, यानी काफ़ी टाइम बाद, जब काफ़ी टाइम तक हम उन्हें सुरक्षित रख सकें और जब भी हमें उन्हें अंकुरित कराना है तो उनके अनुसार वो वातावरण हम देंगे तो वो अंकुरित हो जाते हैं। तो ऐसे प्रजातियों को विकसित किया गया है जिनमें उनकी बीजों में प्रसुप्तता उत्पन्न की गई है, ठीक है, और इससे उत्पादन दर में भी सुधार होता है। नेक्स्ट आता है उत्पादन अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता। अभी आपने पढ़ा था जैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधकता, यानी जब किसी भी पौधे पर कीट मकोड़े अगर उस पर कोई भी प्रभाव डालते हैं तब हम उसके प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर जैविक ना होकर अजैविक कारक है। अब अजैविक कारक क्या हो सकते हैं? वायु, तापमान, जल, इन सब की कमी। अगर इन सब की कमी होती है तो पौधा विकसित नहीं होता, अभी आप भी जानते हैं। तो क्यों ना ऐसे पौधे को विकसित किया जाए जो कम पानी में भी जीवित रह सके, उच्च तापमान में भी जीवित रह सके। तो ऐसे जातियों को विकसित करना
ये भी पादप प्रजनन का एक लक्ष्य होता है। अजैविक कार्यों के प्रति ये प्रतिरोध हो, जैसे फसली पौधों के विभिन्न प्रकार के अजैविक कारक, जैसे सूखा मतलब ड्रॉट, मतलब उसमें जल की कमी हो जाए, तापमान, वायु, कोहरा आदि भी प्रभावित करते हैं। अतः पादप प्रजनकों के द्वारा पादप प्रजनक किसे कहते हैं? प्लांट ब्रीडर्स, जो ये सब कराते हैं, ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस कराते हैं जो प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें वैज्ञानिकों को हम पादप प्रजनक कहते हैं। उनके द्वारा ऐसी वायुमंडलीय परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधी प्रतिभातियों को विकसित करना पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। चूँकि भारत के अधिकांश कृषि भूमि में पानी की कमी व भूमि में लवणों की अधिकता होती है। भारत की जो अधिकांश कृषि भूमि है उसमें जल की कमी है और लवणों की अधिकता है, तो हमें ऐसी प्रजातियां विकसित करनी है जो कम पानी में उग सके और अत्यधिक लवण को भी सह सके। अतः ऐसे क्षेत्रों के लिए सूखा व लवण सहिष्णु यानी ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंस मतलब लवण को, अत्यधिक लवण को भी सह सकने में सक्षम हो, ड्रॉट यानी सूखा को सह सकने में सक्षम हो, किस्मों का विकास आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो कि एक निश्चित मौसम में ही, निश्चित समय में ही उगाई जा सकती हैं। अलग अलग प्रकार की फसल अलग अलग ऋतु यानी मौसम के अनुसार उगाए जाते हैं। तो जैसे कुछ फसल ऐसी होती हैं जिन्हें हम खरीफ फसल कहते हैं। ऐसी फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम बरसात के मौसम में उगाते हैं। जैसे जुलाई अगस्त के समय में खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल है मक्का का। तो नई ऋतुओं के लिए किस्में तैयार करना, यानी मक्का क्या है? एक खरीफ फसल है, उसे हम किस मंथ में उगाएंगे? जुलाई अगस्त में। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने मक्के की ऐसी किस्म को इजाद किया है जिसे हम जुलाई अगस्त के अलावा और भी मौसम में उगा सकते हैं, जैसे रबी और जायद की फसलों के साथ उगा सकते हैं। रबी की फसल ऐसी फसल होती हैं जिनको ठंड की ज़रूरत होती है, तो नवंबर में उगाई जाती हैं। जायद की फसलें ऐसी होती हैं जिनको गर्म हवा की आवश्यकता होती है, अप्रैल में उगाई जाती हैं। तो मक्का एक खरीफ फसल थी जिसे हम सिर्फ जुलाई अगस्त में उगा सकते थे जब बरसात का मौसम होता था। लेकिन अब हम इसे रबी और जायद दोनों की फसलों के साथ उगा सकते हैं, यानी इसे हम नवंबर में भी उगा सकते हैं और अब हम चाहें तो अप्रैल में भी उगा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ऐसे किस्म को तैयार किया है। तो ये क्या है? पादप प्रजनन के द्वारा ही तो तैयार किया गया है और ये उद्देश्य है। वृद्धि एवं स्वभाव में परिवर्तन। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो उनकी शाखाएं बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती, लंबे निकल जाते हैं, हवा का झोंका आया उन्हें गिरा दिया, तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं धान और गेहूँ। तो धान और गेहूँ की जो बौने किस्में जो विकास की गई हैं वो बहुत ही लाभदायक हैं। बौनी किस्में जो होती हैं उनमें अगर हवा का तेज झोंका पड़ता है तो भी वो गिरने से बचती हैं, उसमें अगर जल जमाव हो जाता है तब भी वो गिरने से बचती हैं। यानी जो धान और गेहूं के लंबे लंबे पौधे हुआ करते थे, अब उसे हम आनुवंशिक तरीके से बौने पौधों में विकसित कर दिए। तो धान एवं गेहूं की बौनी किस्म के विकास से इनके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आंधी या तेज वर्षा या जल के भरे होने की स्थिति में भी ये बौनी किस्में खड़ी रहती हैं तथा फसलों की शाखाओं में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। बस ये था आपका भाग 1 में पादप प्रजनन और पादप प्रजनन के उद्देश्य। पादप प्रजनन की विधियां, किस किस प्रकार से हम पादप प्रजनन कराते हैं, इनके बारे में आपको भाग 2 में बताया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया है। जैसे लिखा है वैसे ही आपको नोट कर लेना है कॉपी में और याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हैं, आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो भाग 2 में आपको पादप प्रजनन की विधियाँ बताई जाएंगी। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।